पता है सबसे डिस्टर्बिंग और क्रूल एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? वो नहीं जहाँ विक्टिम के साथ ज्यादा क्रुएलिटी होती है, बल्कि वो जहाँ विक्टिम्स को आइडिया ही नहीं होता दैट दे आर बीइंग यूज्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट। दे आर क्लूलेस कि वो एक एक्सपेरिमेंट के विक्टिम्स हैं एंड देयर इज नो वन फॉर देम बिकॉज द पीपल हु आर मेंट टू प्रोटेक्ट देम, द पीपल दे ट्रस्ट, वही उन्हें यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, और उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। And this is what exactly happened in the mid 20th century in a residential school. एक ऐसी जगह जहाँ पर वो abandoned बच्चे should have been provided with care, with love and trust, but इसके बजाय वो बच्चे उनके लिए सिर्फ test subjects थे and they had no clue about it. वॉल्टर ई फेर्नल स्कूल इन मैसाचुसेट्स, एक रेजिडेंटल स्कूल जहाँ पर कई से बच्चे थे जिन्हें दुनिया ने ऑलरेडी अपने से अलग कर दिया है। द किड विद स्पेशल नीड्स, द किड हु वर अबैंडन्ड। एंड इस स्कूल में सिर्फ वो बच्चे नहीं होते थे जिन्हें ऑलरेडी अबैंडन किया जा चुका है या फिर जिनका कोई गार्जियन नहीं है। यहाँ पर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए बच्चे भी थे जिनकी केयर इस स्कूल में करने का दावा किया जाता था। वैसे तो ये स्कूल उन बच्चों की सेफ्टी, उनको प्रॉपर केयर देने के लिए और उनको स्टडी कराने के लिए होते थे, बट जो स्कूल में हो रहा था दैट वाज प्योर नथिंग। एंड कोई भी ट्रस्टेड स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो यू विल नॉट बी वरी अबाउट इट ऑफ कोर्स, बट इस स्कूल ने स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो किया है, उनके राइट्स को वायलेट किया है हमेशा से। इट वॉज अ रेजिडेंटल स्कूल फॉर ऑर्फन्स एंड द किड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये स्कूल बाहर से जैसा दिखता था, जैसे इसकी पॉलिसीज बताई जाती थी, जैसा इसे बाहर प्रेजेंट किया जाता था, अंदर उतना ही डार्क रियलिटीज के अंदर चल रही। बिकॉज वो किड्स ऑलरेडी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो क्यों ही इस चीज़ से कंप्लेंट करेंगे और कैसे ही इस चीज़ से कंप्लेंट करेंगे। एंड दूसरे बच्चे दे हैड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके साथ जो वहाँ हो रहा है वो गलत है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि जितना भी ये चीज़ें यहाँ हो रही है दे कैन रेज वॉइस अगेंस्ट इट, बिकॉज उन्हें ये सब सिखाया ही नहीं गया। स्कूल के नाम पे वहाँ उन बच्चों के साथ चाइल्ड लेबरिंग होती थी। इवन वहाँ पे प्रॉपर फूड केयर भी बच्चों को नहीं दी जाती थी, उनको स्टाफ करवाया जाता था एंड पूरा मेंटेनेंस वहाँ बच्चों को खुद मैनेज करना पड़ता था। पूरा स्कूल दे मैनेज देमसेल्फ एंड उसके बाद भी दे वर नॉट गिवन प्रॉपर केयर, नॉट इवन प्रॉपर फूड। उस स्कूल में बच्चों के साथ जिस हद तक एक्सप्लॉयटेशन की जा सकती थी वो वहाँ हो रही थी एंड नोबडी वाज रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट इट। They were considered as feeble-minded kids, the kids who lacks intelligence. And imagine उन बच्चों को ये कहना ही कितना ज़्यादा humiliating है। और ये सब न जाने कितने सालों से स्कूल में चल रहा था until one day उनके स्कूल में एक क्लब शुरू होता है, एक ऐसा क्लब which changed everything in their life. At least उन्हें ऐसा लगा। एक ऐसा क्लब जिसको यूज करके, जिस पे पार्टिसिपेट होके, जिसका मेंबर बन के वो शायद इस एक्सप्लॉयटेशन से खुद को बचा सकते थे, क्योंकि वो क्लब उन बच्चों को इसी वे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड दिस वाज अ साइंस क्लब, एक ऐसा क्लब जिसने वहाँ के बच्चों को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए, जैसे कि फ्री फूड, गेम्स, एक्टिविटीज एंड एक प्रॉपर फन क्लब। एंड आप खुद सोचो, अगर आप स्कूल में एक स्टूडेंट हो, आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है डेली बेसिस पे, बट सडनली आपको एक ऐसा ऑफर आता है कि जॉइन दिस पर्टिकुलर क्लब एंड यू विल गेट फ्री फूड, प्रॉपर केयर, गेम्स, एक्टिविटीज एंड यू विल गेट फन। कोई भी स्टूडेंट क्यों इस ऑफर को मना करेगा? एंड ऐसा ही उस स्कूल के बच्चों ने भी सोचा था, बट दिस वाज बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइफ। ये सब सिर्फ उनको मैनिपुलेट करने के लिए था। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज उस साइंस क्लब के जो साइंटिस्ट थे दे बिलोंग्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक MIT एंड हार्वर्ड। एंड इस क्लब में स्पॉन्सरशिप एंड फंडिंग बड़ी बड़ी कंपनीज ने की थी, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एंड द मेन कंपनी दैट स्पॉन्सर्ड दिस क्लब वाज कोकर ओट्स कंपनी। एंड इस साइंस क्लब के नाम पे बेसिकली उनका गोल था उन किड्स को यूज करना अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एंड उन्होंने इस स्कूल के स्टूडेंट्स को क्यों अपना गोल बनाया, क्यों उन्हें अपना टेस्ट सब्जेक्ट के लिए चूज किया? एंड द रीजन वाज सिंपल, बिकॉज दे आर कॉल्ड फीबल माइंडेड। वो बच्चे आखिर किसको ही बताएंगे, वो क्यों सोचेंगे? बिकॉज उनका मानना था कि वो तो अपनी इंटेलिजेंस को खुद यूज भी नहीं कर सकते। एंड इसी वजह से उन बच्चों को अपना सब्जेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी था एंड दीज साइंटिस्ट वेंट फॉर इट।
ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1940s से 1950s के बीच में एंड ये वो टाइम था जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हद से ज़्यादा हर जगह हो रहे थे। ह्यूमंस को ये बड़े लोग सिर्फ अपने टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते थे अपनी स्टडीज़ को बढ़ावा देने के लिए, अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए। It was a time when ethical standards for research were poorly defined and उनकी zero accountability थी। Coming back to the Fernald Science Club, वेल ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मैनिपुलेशन गेम खेला। वो बच्चों को फ्री फूड देते जैसे कि मिल्क, सीरियल्स एंड मैनी मोर। उनको गेम खिलाते एंड उनके साथ काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ करते जिसको देख के और भी स्टूडेंट्स क्लब में ज्वाइन होने का डिसाइड करते थे और यही यूज़ करके उन्हें और भी ज़्यादा टेक्स्ट सब्जेक्ट्स मिलते थे। बट यही सबके अंदर छुपा के जो उन बच्चों के साथ किया जा रहा था दैट वाज सो हॉरिफाइंग। वेल इसके लिए जानना पड़ेगा कि इन एक्सपेरिमेंट्स का मेन गोल आखिर था क्या। द मेन गोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टू स्टडी हाउ द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब्स सर्टेन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली कैल्शियम एंड आयरन और भी मिनरल्स को एक ह्यूमन बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है और कितना एब्जॉर्ब करती है डाइटरी सोर्सेज से, ये जानना उनका मेन गोल था। एंड ऑल्सो दे ought टू स्टडी कितना नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन ज़रूरी है हमारे बॉडी में थायराइड को फुल करने के लिए, सो जिससे वो और भी रेडियो एक्टिव आयोडीन को एब्जॉर्ब ना करे। ह्यूमन बॉडी का जो थायराइड होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड ये भी उनकी स्टडी का एक मेन गोल था जिससे वो पता लगा पाए कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होना चाहिए। तो इफ कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हो, इसके लिए ह्यूमन थायराइड को ऑलरेडी प्रिपेयर कर पाए नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन से फुल करके। एंड ये तो हम सबको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल होता है एंड इसलिए जब इन चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है तो कितना हमारे बॉडी में, कितना हमारे थायराइड में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होना चाहिए जिससे हमारा थायराइड बाकी रेडियो एक्टिव आयोडीन को अपने अंदर अब्सॉर्ब ना करे एंड हम सेफ रहे। एंड इसी चीज को वो लोग बॉडी में मिनरल के थ्रू एक्सप्लोर करना चाहते थे। इस एक्सपेरिमेंट में मेन 2 स्टडीज हुई थी, आयरन एब्जॉर्प्शन स्टडी एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टडी। इन स्टडीज के अंदर रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते थे। ये आइटम्स इसलिए यूज करे बिकॉज दे आर इजी टू डिटेक्ट, चाहे वो एक ह्यूमन बॉडी में क्यों ना हो। सबसे पहले उन्होंने कैल्शियम 45 यूज किया जो कि एकदम नॉर्मल कैल्शियम जैसा ही होता है एंड ये उन्होंने बोन एब्जॉर्प्शन में होने वाली सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए यूज किया था। सेकेंड दे यूज आयरन 59 एंड आयरन 59 का यूज उन्होंने ह्यूमन बॉडी के ब्लड को ट्रैक करने के लिए, उसकी सारी एक्टिव एब्जॉर्प्शन को ट्रैक करने के लिए यूज किया गया था। ये जो आइसोटोप्स होते थे बेसिकली ये एमिट करते हैं रेडिएशंस को और इस वजह से दे आर इजीली ट्रैकेबल। एंड ये सब वो उन स्टूडेंट्स के बॉडी में आखिर डालते कैसे थे? well, सबसे इजी एंड एक्सेसिबल वे उन लोगों के लिए था कि वो लोग उस ओट मील में एंड सीरियल्स में उनको मिला देते थे एंड जैसे ही वो बच्चे उनको खाते थे वो एटम्स अब उनकी बॉडी में थे एंड नाउ दे कैन बी ट्रैक्ड कि कैसे डायरेक्ट सोर्सेज से बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। वेल इसके साथ साथ ही वो लोग कुछ बच्चों को डायरेक्ट इंजेक्शन भी देते थे इन दो आइसोटोप्स का एंड डायरेक्ट वो लोग इस चीज को ट्रैक कर लेते थे बिकॉज ब्लड में उस चीज को डालना ज्यादा फास्ट वर्क करेगा एज कम्पेयर टू इफ उसको कोई एज अ डाइटरी फूड में मिला के इनटेक करेगा। क्वाकर ओट्स कंपनी का इस एक्सपेरिमेंट में फंड करने का एक और रीजन था बिकॉज they wanted to compare nutrient absorption from other cereals companies too. बेसिकली वो इसे एज अ कॉम्पिटिशन भी देख रही थी एंड अपना बेनिफिट इस एक्सपेरिमेंट से चाह रही थी। ये सब कुछ, ये सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ उन बच्चों से छुपा के हो रहा था। Those kids had zero clue कि आखिर वो क्या खा रहे हैं, क्या उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है एंड नॉट इवन देम। ये सारी स्टडीज सब कुछ एकदम हिडन रखी गई थी एंड इनके बाहर सिर्फ ऐसे दिखाया गया दैट दिस इज जस्ट अ नॉर्मल साइंस क्लब। इन बच्चों को तो सिर्फ यूज किया जा रहा था अपनी स्टडीज के लिए। इमेजिन रिपीटेडली टाइम उनकी बॉडीज में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंजेक्ट किए जा रहे थे एंड वी नो हाउ हार्मफुल इट कुड बी। उनकी स्टडीज के लिए रिपीटेडली उनका वेस्ट कलेक्ट किया जाता था, उनका ब्लड निकाला जाता था एंड ना ही उन बच्चों का कंसेंट लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए और ना ही उनके पेरेंट्स का कंसेंट लिया गया था। उनसे झूठ बोला गया, उनके ट्रस्ट का फायदा उठाया गया और उन्हें बिना बताए अपनी स्टडी का पार्ट बनाया। 10 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट उन बच्चों के ऊपर रिपीटेड तरीके से किए जा रहे थे एंड उन बच्चों की उम्र कितनी थी? सिर्फ 10 से 18 एंड उनकी कंडीशन का फायदा उठाने में
उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा। हालांकि उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो अमाउंट होती थी, जो उन बच्चों की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते थे या फिर उन्हें फूड के थ्रू इनटेक करवाया जाता था, वो बहुत कम होती थी एंड उसका कोई हेल्थ इफेक्ट बच्चों पे इतना नहीं दिखता था। बट उस एरा में इतनी स्टडीज भी नहीं होती थी, लाइक जीरो अकाउंटेबिलिटी हर चीज की थी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में भी इतनी नॉलेज इस टाइम पे नहीं थी, तो ये कह पाना कि उन बच्चों के ऊपर जीरो हेल्थ इफेक्ट्स आ रहे थे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बट उस टाइम पे कंपनी ने एंड सारे साइंटिस्ट ने खुद को ऐसे ही डिफेंड किया, यही बात बोल के डिफेंड किया कि जो डोजेज उन्होंने बच्चों को दिया था दैट वाज वेरी लो। बट क्या वो अमाउंट, वो डोजेज लो हो जाने से वो सही हो जाते हैं? कितने सालों तक तो ये चीज बाहर ही नहीं आई। द वर्ल्ड हैड नो क्लू अबाउट दिस अंटिल 1990s में बोस्टन ग्लोब एक स्टडीज करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं एंड उसमें पता चलता है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, फंडिंग लिंक्स एंड उसके अंदर उन्हें कुछ एरर्स मिलते हैं और तो और कॉन्स्टेंट एविडेंस भी उन्हें नहीं मिलते। उन्हें ये सब चीज़ में एरर दिखता है एंड इसी वजह से जो ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जो ये साइंस क्लब उस स्कूल में चल रहा था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है एंड ये सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें एरर दिख रहा है। एंड जैसी ही स्टडीज होती है उसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती सारा सच दुनिया के सामने आने में। एंड बिलीव मी, जब ये सच दुनिया के सामने आया था द होल नेशन वेंट मैड। सब इसके अगेंस्ट थे, सब लोगों ने अपनी वॉइसेस के खिलाफ रेस की कि जो उन बच्चों के साथ उस स्कूल में हुआ दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड वो ये डिजर्व नहीं करते थे। भले ही कंपनी एंड साइंटिस्ट ने खुद को ये कह के डिफेंड करने की कोशिश की, डोजेस बहुत ज्यादा लो थे, उनसे कंसेंट लिए गए थे, बट दिस वॉज ऑल फैब्रिकेटेड। क्योंकि खुद सोचो, अगर उनसे कंसल्ट लिए गए होते तो क्या कोई भी वॉलंटियर करता सब्जेक्ट बनने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई इंश्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है? एंड द आंसर इज नो। झूठ बोल के एक फेक ट्रस्ट बिल्ड करके उन बच्चों को यूज किया गया। जब ये सब सामने आया था तो पूरे पब्लिक में आउटरीच फैल गया था। स्कूल को बहुत ज्यादा बैकलैश मिली, स्कूल का नाम खराब हुआ, कंपनीज का नाम खराब हुआ। लोग ये चीजें सुनकर ही डिस्गस्टेड हो रहे थे कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है, बच्चों के साथ इतना क्रूल एक्सपेरिमेंट कोई कैसे कर सकता है। ट्रस्ट में जब ये सब हुआ था पूरा वर्ल्ड इस चीज से शॉक हो गया था। इन सब में इतनी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन पर लोग ट्रस्ट करते थे एंड नाउ दैट ट्रस्ट वाज गॉन। वेल, जो भी बच्चे उस क्लब के मेंबर थे उन सबको कंपेंसेशन रिसीव होती है, बट क्या सच में सिर्फ ये सोल्यूशन था? व्हाट अबाउट देयर हेल्थ, व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर? एंड ये अपने आप में एक बहुत वियर्ड बात है। कंपेंसेशन देकर इस बात को एंड करने की कोशिश की गई, बट क्या उन बच्चों की लाइफ मैटर नहीं करती थी? वो बच्चे फीबल माइंडेड थे यानी इसी वजह से उनको यूज करना इजी था। क्या उन बच्चों की इस कंडीशन की वजह से उनकी लाइफ मैटर नहीं कर, उनका कंसेंट मैटर नहीं किया उन लोगों के लिए एक भी बार? क्या उनकी लाइफ कंपनी के बेनिफिट के लिए, स्टडीज के लिए मैटर नहीं करती थी?